नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिल्लर फोरम के इस मंच पर। तो फिल्लर फोरम मंच हमारा सदा साथियों समर्पित रहता है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर हम तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए हिस्ट्री विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल के हों चाहे वो सेंटर लेवल के हों, आप हमारे चैनल फिल्लर फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा साथियों थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पिछला सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया सारी कंप्लीट हो गई है साथियों। और अब हमारा सेशन जो चल रहा है साथियों, वो चल रहा है एमसीक्यू का। ठीक है, तो एमसीक्यू की सीरीज हमारी चल रही है अभी। तो इसमें आपको पता लगता रहेगा साथ साथ कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, आप कहाँ ठहरते हैं, आप कितने पानी के अंदर हैं, आपने जो तैयारी की है उसमें उसका निचोड़ निकाला जा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को और अच्छा बेहतर कर सकते हैं हमारे साथ में। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में साथियों हमने 28 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए थे। ठीक, तो 28 क्वेश्चन मैंने लास्ट में आपके लिए जो छोड़ा था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट का जो क्वेश्चन था साथियों वो था कि मार्को पोलो किसके आयात पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी यानी कि खर्च होने पर दुख प्रकट करता है। मार्को पोलो किसके आयात पर, किसके इंपोर्ट के ऊपर जो भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी या खर्च होने पर दुख प्रकट करता है। तो चार ऑप्शन थे आपके सामने, स्वर्ण, रजत, अश्व और मदिरा। तो इसमें से जो राइट आंसर है साथी वो है अश्व, यानी कि घोड़े। मध्यकाल के अंदर साथियों मार्को पोलो जो आया था फॉरेनर ट्रेवलर्स, उसने लिखा अपने राइटिंग्स में कि पांड्य देश के राजा जो है घोड़ों की खरीदारी के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना धन व्यय करते हैं, खर्च करते हैं। उसे लिखा लग ये लिखा उसने अपने राइटिंग्स में। ठीक है, तो ये था उसका राइट आंसर कि ये हालांकि नेट का आया क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो है साथियों क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन कथन एक है, ए है बौद्ध ग्रंथों की खोज में वेनसांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा, और कारण है इसका उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था। तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो ज़रा बताइए कौन सा ऑप्शन का सही है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। और डी, ए गलत है किंतु आर सही है। ये लीजिए, मैं छोटा कर दिखा देता हूँ आपको। बताइए कौन सा आंसर इसका सही है आपके अनुसार। तो इसका साथियों सभी ने आंसर दे दिया होना चाहिए। 30 सेकंड्स का मैं अमूमन सभी को टाइम देता हूँ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम, तो देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, वो राइट आंसर, उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ये राइट आंसर है, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। तो ये इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्को पोलो जिसने 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा की थी, उसकी राष्ट्रीयता क्या थी, यानी कि वो कहाँ, कौन से देश का निवासी था, कहाँ से आया था। ऑप्शन 4 हैं आपके सामने, डच, बी स्पेन, सी इटालियन, डी पोर्चुगीज पुर्तगाली। तो ज़रा बताइए राइट आंसर क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका सर साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इटालियन, यानी कि मार्को पोलो जो 13वीं शताब्दी में आया था साथियों, वो इटली से आया था, तत्कालीन इटली का निवासी था वो। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। आप लोग देखते जाइए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके सामने
कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इस सुमेलन वाले क्वेश्चन साथियों बहुत आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बताइए, ऑप्शन ए है नागानंद हर्ष, बी मुद्रा राक्षस विषाक्त, मृच्छकटिक या मृच्छकटिकम भी मिलेगा कहीं कहीं आपको शूद्रक के साथ, या डी रत्नावली राजशेखर के साथ। कौन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं है पूछा है साथियों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 आज का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो है साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रत्नावली। ये राजशेखर की रचना नहीं है साथियों, ठीक है। नागानंद हर्ष ने लिखा थी, तो आपको पता होना चाहिए 3 नाटक लिखे थे हर्ष ने, ठीक है। उसमें से एक नागानंद था जिसमें जिमूत वाहन, बोधिसत्व जिमित वाहन की कथा थी। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का लिखा हुआ है, और मृच्छकटिकम जो है शूद्रक का लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी, ठीक है। और ये रत्नावली जो है ये किसी और ने लिखा है, ये राजशेखर की राइटिंग्स नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जोन राज ने अपनी राजतरंगिणी में कलहण के विवरण को कहां तक आगे बढ़ाया। जोन राज ने अपनी राजतरंगिणी में जो उन्होंने लिखी थी कलहण के विवरण को आगे कहां तक बढ़ाया। जय सिंह तक, सुल्तान सिकंदर तक, सी सुल्तान जैनुल आबदीन तक, और या ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह तक। तो ज़रा बताइए कहाँ तक बढ़ाया उन्होंने। कलहण के बाद जोन राज ने राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया था, फिर उसके बाद श्रीवर, और उसके बाद एक और था राइटर, कुकुल भट्ट था शायद। तो इस तरह से ये 4 राजतरंगिणी के पार्ट कह सकते हैं आप, लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर साथियों मैं बताता हूँ आप सभी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुल्तान जैनुल आबदीन। देखिए साथियों, मध्यकाल में सुल्तान जैनुल आबदीन जो हुआ था उसे कश्मीर का सिकंदर भी कहा गया, इसकी धर्म परायणता के कारण, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं इसका। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन आपके सामने, कजुल कडफिसेस, विम कडफिसेस, कनिष्क प्रथम या हुइस्क। ये सारे कुषाण शासक है। कुषाणों का चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा था साथियों, टाइम पीरियड इनका, इनकी क्या क्या खासियतें थी, मैंने पूरी वंशावली पढ़ाई है। तो ज़रा बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, पीवाई को आया हुआ क्वेश्चन है यार, बता सकते हो आप आराम से। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी विम कडफिसेस। देखिए साथियों, कुषाण वंश का संस्थापक कजुल कडफिसेस को माना गया है, उसके बाद विम कडफिसेस, उसके बाद कनिष्क प्रथम, ठीक है। तो जो विम कडफिसेस थे उसने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। इंडो ग्रीक शासक थे ये, कुषाण शासक, ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर है विम कडफिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, देखिए तो कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ इसके अंदर। तो ज़रा देखते हैं कितने लोगों को याद है या भूल गए हैं। चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे। चिंगतू, चिनलिन, यिंतू या इसमें से कोई नहीं, या कोई और नाम से पुकारते थे। आप ऑप्शन में लिख भी सकते हैं कि इनमें से अगर नहीं है, कोई नहीं है, तो किस अन्य नाम से पुकारते थे, वो नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे। चिंगतू, चिनलिन, यिंतू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है साथियों वो है
ऑप्शन नंबर सी जिंतु। जिंतु के नाम से चीनी लोग साथियों प्राचीन काल में भारत को पुकारते थे, जिंतु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। ये थोड़ी गड़बड़ हो रखी है, चलो कोई बात नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं, यहीं पर आगे चलते हैं। हाँ, ये आपके सामने है क्वेश्चंस, मैं दिखा देता हूँ कि इनमें से किस किस के सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इसमें से किस किस के सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ऑप्शंस ये थोड़ा मिस है हालांकि, चलो मैं बता देता हूँ फिर भी, कोई नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है साथियों, इसलिए। हाँ, ये किस किस के नहीं हुए ऑप्शन दे रखे हैं, ओलिकर, वाकाटक, शुंग और कुनिंद। इनमें से बात बताइए जरा, किन किन शासकों के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं अभी तक। ऑप्शन ए है ओलिकर, बी 2 है वाकाटक, 3 है शुंग और 4 है कुनिंद। तो ज़रा बताइए इनमें से किस किस शासकों के सिक्के प्राप्त अभी तक नहीं हुए हैं। ये आपके सामने ऑप्शन है 2 और 3, 1 और 2, 2 और 4 या 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 35। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है 1 एंड ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3, 1 एंड 3, यानी कि ओलिकर एंड शुंग। ओलिकर और शुंगों के जो है क्या हम सिक्के अभी तक नहीं प्राप्त हुए हैं। तो ज़रा बताइए शुंग वंश का संस्थापक कौन था। आपके लिए एक एडिशनल सवाल। तो ये इसका राइट आंसर हो गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से किसने अपने चांदी के सिक्कों पर तिथियां लिखवाई। निम्नलिखित में से किसने अपने चांदी के सिक्कों पर डेट लिखवाई। ऑप्शन आपके सामने इंडो ग्रीक, पार्थियन, पश्चिमी क्षत्रप यानी कि कार्दमक शक, या फिर ऑप्शन नंबर डी कुषाण। बताइए, आंसर दीजिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसने अपने चांदी के सिक्कों के ऊपर डेट लिखवाई, तिथियां लिखवाई। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो राइट आंसर है पश्चिमी क्षत्रप। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पश्चिमी क्षत्रपों ने यानी कि कर्दमक शकों ने जो है वो सबसे पहले अपने चांदी के सिक्कों पर, ध्यान दीजिए साथियों, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, इस तरह से चलता है ये। तो यहाँ पर चांदी के सिक्कों की बात हो रही है, बहुत डीपली क्वेश्चन जाएंगे आपके, ठीक है। तो चांदी के सिक्कों पर सबसे पहले जिसने डेट जो लिखवाई थी वो लिखवाई थी पश्चिमी क्षत्रपों ने, यानी कर्दमक शक कह सकते हैं आप इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जरा बताइए भागीलय की मुद्राएं निम्नलिखित स्थान में कहाँ से प्राप्त हुई है। ए नासिक से, बी कौशाम्बी, सी गोदावरी कृष्णा घाटी या डी नर्मदा घाटी। कहाँ से प्राप्त हुई भागीलय, आपको पहले पता होना चाहिए था। तो भागीलय भागीलय का क्या अर्थ है। भागीलय एक छोटा राजवंश हुआ था, उसके बारे में है। एक क्षेत्रीय राजवंश हुआ था छोटा सा, उसके बारे में पूछा गया। उनकी मुद्राएं जो है कहाँ से प्राप्त हुई है हमें, नासिक से, कौशाम्बी से, गोदावरी कृष्णा नदी घाटी से या नर्मदा नदी घाटी से। इसका जो राइट आंसर है साथियों वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी से इसकी मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं अभी हम। किस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है। क्या बात है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी इसको।
अब देखते हैं ज़रा कितने लोगों को पता है। जब मैंने ये इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री पढ़ाया था, किस किस माध्यम से हिस्ट्री का हमें वो मिलता है, जानकारी के स्रोत है, उसमें से जो इंक्रिप्शंस वाला जो चैप्टर था, टॉपिक था, उसमें हमने पढ़ाया था ये कि भारतवर्ष का उल्लेख किन किन जो है अभिलेखों में मिलता है हमें। तो ज़रा बताइए कौन से अभिलेख में भारतवर्ष का सबसे पहले उपलक्ष्य मिलता है। वो लिखा हुआ है प्राकृत आपकी लिपि और पाली भाषा में लिखा हुआ है। ये यहाँ पर साधारण हिंदी भाषा में दिया है, नागरी लिपि में, कि भारतवर्ष। वहाँ पर जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ है भरतवर्ष। क्या लिखा हुआ है? भरतवर्ष। तो इसका जो राइट आंसर साथियों वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख या हाथी गुम्फा अभिलेख मिलेगा कहीं कहीं आपको, एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज मत होइए। ठीक है, किस अभिलेख में सबसे प्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख में, भरतवर्ष करके मिलता है, जिसके तारतम्य भारतवर्ष से लगाया गया कि भारतवर्ष का सबसे पहला उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में सबसे पहली बार 6 प्रकार के करों जैसे कि बलि, भाग, विष्टि यानी कि बेगार आदि का उल्लेख हुआ है? जरा बताइए। जूनागढ़ अभिलेख, महास्थान अभिलेख, सोहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख या रुमिंदई अभिलेख? कौन से अभिलेख से में सबसे पहली बार 6 प्रकार के कर यानी कि टैक्स, उनका उल्लेख मिलता है? जैसे जिनमें से कि बलि है, भाग है, विष्टि है, भोग है, ये प्राचीन काल के कर होते थे। मौर्य काल में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका इन सभी चीज़ों को, कितना कितना मिलता था, क्या क्या होता था, सारा चीज़ें करा चुका हूँ। तो ज़रा बताइए कौन सा अभिलेख मिलता है सबसे पहले 6 प्रकार करों का उल्लेख? तो इसका क्वेश्चन नंबर 39 का साथ राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ जो कि आधुनिक गुजरात में है साथियों, जूनागढ़ रियासत जूनागढ़ एक स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहाँ पर है, उस अभिलेख में मिलता है हमें सबसे पहले उल्लेख 6 प्रकार के करों का। तो क्वेश्चन नंबर 40, क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया साथियों। देखिए कि पण का औसत भार क्या है? सबसे पहले आपको पण का पता होना चाहिए। पण क्या था? पण एक प्रकार की करेंसी थी साथियों, मुद्रा थी प्राचीन काल में। पण जो था वो करेंसी थी, सिक्का का एक प्रकार था, पण कहा गया जिसे कहा गया है पण, कारशापण, वो सिक्का था। तो बताइए उसका औसतन क्या भार है? 46 ग्रेन, 56 ग्रेन, 66 ग्रेन या 36 ग्रेन? पण। तो इसका जो राइट आंसर साथी वो है ऑप्शन नंबर बी, 56 ग्रेन। पण का जो प्राचीन काल का सिक्का साथी, उसका जो एवरेज औसत भार है, एवरेज वेट है, वो है 56 ग्रेन। क्लियर? यहाँ तक का हमारा क्लियर हो गया साथियों। अब थोड़ा हम और आगे देखते हैं। रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे। एक स्टेटमेंट है कि रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे। 2, अकबर के समय रामायण का अनुवाद इब्न हरकर्ण ने किया। और 3 नंबर है, बांग्ला में रामायण का अनुवाद कम्बन ने किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए, असत्य कथन बताने हैं, सत्य नहीं बताने हैं, असत्य बताने हैं कि कौन कौन से कथन गलत हैं इसमें। ऑप्शन नंबर है 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, सी है 1, 2, 3 या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी कि 2 ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं 2 और 3 ये गलत है और 1 जो है
ये ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही है, यानी कि रामायण में मूलतः 6000 श्लोक ही थे, लेकिन अकबर के समय रामायण का अनुवाद इब्न हरकर ने नहीं किया और ना ही बांग्ला में रामायण का अनुवाद कंबन ने किया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने ये रहा। महाभारत को एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र एवं कामशास्त्र कहा जाता है, एक स्टेटमेंट। दूसरी क्या है, इसमें वर्णित है कि जो सब जगह है वह तो इसमें है ही, लेकिन इसमें जो बताया गया है वह अन्यत्र नहीं है। अन्यत्र नहीं मतलब कहीं अन्य नहीं है। तो 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो मैं सत्य कथन बताना आपने कि कौन सा सही है। थोड़ा सा और भी है क्वेश्चन। हाँ, तीसरा इसका पॉइंट भी है, क्या है कि रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। तो इसमें सत्य कथन बताने आप तीनों ऑप्शन में से कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए में है 1 2 3, बी में ओनली 3, सी में 2 और 3 और डी में 1 एंड 3। तो ज़रा बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी तीनों ही कथन सत्य हैं। महाभारत को एक ही साथ अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और धर्मशास्त्र कहा गया है। इसमें वर्णित है कि जो सब जगह है वह तो इसमें है ही, लेकिन इसमें जो बताया गया वह अन्यत्र कहीं नहीं है। और तीसरा जो वो भी सही है, रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। तीनों ऑप्शन राइट हैं आपके। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी स्मृति गद्य में है। 2 चीज़ें होती हैं साथियों, एक तो होता पद, एक होता गद्य। गद्य होता है स्टोरी टाइप में, स्टोरी जो कहानी के रूप में, और पद्य होता है कविता के रूप में, पोइट्री के रूप में। लेखन की 2 विधाएं होती हैं, पता होना चाहिए आपको। तो ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, मनुस्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति या नारद स्मृति। 2 बार दे दिया भैया ना यहाँ पर ऑप्शन। तो हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, इन्हीं में से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा। कौन सी स्मृति गद्य में है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों, वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विष्णु स्मृति। ये जो विष्णु स्मृति है साथियों ये गद्य में है, यानी कि कहानी के रूप में, स्टोरी के रूप में है। हाँ तो बताइए ज़रा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया साथियों। कौन सुमेलित नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सुमेलन में मैंने पढ़ाया था आपको। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, कल्पसूत्र, भद्रबाहु, ये कुछ 1 2 3 4 5 ये जो हैं ये रचनाएं हैं और लेखक हैं, सॉरी रचनाएं हैं। और दूसरी तरफ जो है इनके सामने ये इनके रचनाकार हैं। ठीक है, तो ज़रा बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 5 या ऑप्शन नंबर 1, कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना आपने इसमें से। तो इसका जो राइट आंसर साथियों वो है ऑप्शन नंबर सी, 5 नंबर जो वो सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं ये। ठीक है, कवि राजमार्ग जो है हेमचंद्र के साथ सुमेलित नहीं है, ये किसी और की रचना है, तो हेमचंद्र की रचना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपने असत्य कथन बताने हैं इसमें से कि राजतरंगिणी प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है, यह 11वीं सदी में लिखी गई, इसमें कुल 8 तरंग अध्याय या चैप्टर्स एवं 8000 श्लोक हैं। 3 और चौथा है जौनराज एवं श्रीवर ने राजतरंगिणी का विस्तार किया। तो बताइए ज़रा राइट आंसर इसमें जो है राइट आंसर क्या है। इसमें से आपने ऑप्शन जो दिए गए उसमें असत्य कथन बताना है कि
जो गलत है वो कौन कौन से कथन है? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 3 एंड 2 और सभी सत्य हैं। कौन सा जो है राइट आंसर होएगा वो बताइए ज़रा। देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितने लोगों को पता है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 या 11वीं शताब्दी में लिखी गई, ये गलत आंसर है, बाकी सभी सही है। राजा तरंगणी पहली ऐतिहासिक पुस्तक है, बिल्कुल सही है। यह 11वीं सदी में नहीं लिखी गई साथियों, ये 12वीं सदी में लिखी गई थी, 12वीं सदी के मध्यकाल में लिखी गई थी। इसमें कुल 8 अध्याय और 8000 श्लोक हैं, ठीक है। और जॉन राजवंशी वर्णित राजा तरंगिणी का विस्तार किया, इसको आगे बढ़ाया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। किस पुस्तक में बौद्धों एवं कापालिकों का उपहास किया गया है तथा इसी पुस्तक से तत्कालीन पुलिस एवं न्याय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पे प्रकाश पड़ता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक में बौद्धों एवं कापालिकों साथियों आपको पता होना चाहिए कि कापालिक जो थे वो शैवों का एक संप्रदाय था। कापालिक पढ़ा चुका मैं ऑलरेडी आप लोगों को। कापालिक जो था वो शैवों का एक संप्रदाय था, उनका उपहास उड़ाया गया है और इसी पुस्तक में उस समय के पुलिस एवं न्याय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी प्रकाश डाला गया है। तो बताइए जरा कौन सी पुस्तक है वो? मत्तविलास प्रहसन, रत्नमालिका, भगवती सूत्र या अर्थशास्त्र? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो तो राइट आंसर साथियों, राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, मत्तविलास प्रहसन। ये बौद्ध काल में लिखी गई, सॉरी बाद में काल में, प्राचीन काल में लिखी गई पुस्तक है साथियों, जिसमें कि बौद्धों एवं कापालिकों का उपहास उड़ाया गया है। जो भ्रष्ट बौद्ध थे, जो पाखंडी बौद्ध थे, उनका एवं जो अंधविश्वासी और पाखंडी कापालिक थे उनका उपहास उड़ाया गया, उनकी खिल्ली उड़ाई गई है, उनके ऊपर व्यंग मार किए गए हैं उनके ऊपर। और उसी समय के पुलिस प्रशासन और न्याय प्रशासन में व्याप्त फैला हुआ भ्रष्टाचार पे प्रकाश डाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। क्या कि किस पुस्तक ने विविध प्रकार के नावों के निर्माण का उल्लेख हुआ है? किस पुस्तक में विविध प्रकार की, अलग अलग प्रकार की नाव बनाने के, यानी कि नाव बनाने के निर्माण का उल्लेख हुआ है? नाव निर्माण का उल्लेख हुआ है। कृत्यकल्पतरु, युक्तिकल्पतरु, गीत गोविंद या हर्षचरित? किस में बताया गया है कि अलग अलग प्रकार के नाव बनाने का प्रोसेस किस में बताया गया, जरा बताइए। तो इसका राइट आंसर साथियों वो है ऑप्शन नंबर बी, युक्तिकल्पतरु। युक्तिकल्पतरु इस पुस्तक में जो है नाव बनाने के अलग अलग प्रकार का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कौन यात्री कहता है कि भारत में प्रत्येक प्रांत में, कौन यात्री कहता है कि भारत के प्रत्येक प्रांत में इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार नियुक्त थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ पर जो है जो लेखक है उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी आती है। एक तरफ ये कहता है कि भारतीयों के प्रति इतिहास में समझ नहीं है, और दूसरी तरफ लिखता है कि भारत के प्रत्येक प्रांत में इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार नियुक्त थे। तो कौन सा इतिहासकार है वो? मैगस्थनीज है, फाहियान, वेनसांग या इत्सिंग? किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 48। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेनसांग ने कहा था। ये जो 7th सेंचुरी में आया था हर्षवर्धन के राज्यकाल में,
629-30 से लेकर के 645 के का उसका टाइम पीरियड था भारत में रहने का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित कौन नहीं सुमेलित है, कौन सुमेलित नहीं है, बताइए जरा। एक तरफ पुस्तक, दूसरी तरफ उनके राइटर्स। सीयू की ह्वेनसांग, फोक्यो की फाहियान, चू फानचिन मतवालिन और कॉस्मोस क्रिश्चियन टोपोग्राफी। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 2, 3, 1, 4 बताइए जरा। तो इसका जो राइट आंसर साथियों, वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, बताइए जरा, ऑप्शन नंबर बी, ये राइट आंसर है। यानी कि 3 नंबर इसका मैच नहीं करता इसके साथ में। यानी कि चू फाचिन जो है वो मतवालिन की राइटिंग नहीं है, वो किसी और की राइटिंग है, बुक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बताइए जरा, सर्वप्रथम मैत्रेय बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सर्वप्रथम मैत्रेय बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? हर्ष के सिक्कों पर, कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर, हुविस के सिक्कों पर, या फिर विम कड़फीसेज के सिक्कों पर? मैत्रेय बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? इसका जो राइट आंसर साथियों, वो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। कनिष्क के सिक्कों पर साथियों सबसे पहले मैत्रेय बुद्ध का अंकन मिलता है हमें। मैत्रेय बुद्ध दर्शन में साथियों भविष्य के बुद्ध को मैत्रेय बुद्ध की संज्ञा दी गई है। इन फ्यूचर में जो बुद्ध आएंगे उनको मैत्रेय बुद्ध माना गया है बुद्ध दर्शन के अनुसार। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 28 बुद्धों की अवधारणाएं मानी गई हैं बुद्ध दर्शन में। कहीं 6 मिलेगा आपको, लेकिन जो टोटल प्रॉपर हैं वो 28 बुद्ध हैं, और उनसे जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार जैन दर्शन में भी जैन दर्शन के प्रणेता और उनके प्रतीक चिन्ह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन यात्री 56 पूर्व बौद्ध यात्रियों का विवरण देता है? कि कौन सा ऐसा चीनी यात्री साहब जिसने अपने से पहले आए हुए 56 बुद्ध यात्रियों का विवरण दिया है? इत्सिंग ने, वेनसांग ने, फाहियान ने, या चाओ जू कुआ ने? किसने दिया है जरा बताइए। तो इसका जो राइट आंसर साथियों, वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इत्सिंग। इत्सिंग ने जो है अपने से पहले आए हुए 56 बुद्ध यात्रियों का विवरण दिया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 52, किस यात्री ने मिहिर भोज को अरबों यानी इस्लाम का घोर शत्रु बताया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कि किस यात्री ने मिहिर भोज को अरबों का यानी कि इस्लाम का घोर शत्रु बताया है? सुलेमान ने, इब्न खुर्दब ने, अल बरूनी ने, या अल मसूदी ने? तो बताइए जरा, कौन सा यात्री जो आया था उसने कहा है कि मिहिर भोज के बारे में कि मिहिर भोज जो है अरबों का यानी कि इस्लामियों का बहुत बड़ा शत्रु है? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 52, ऑप्शन नंबर ए, सुलेमान। सुलेमान जो मध्यकाल में आया था, पूर्व मध्यकाल में जो आया था ना साथियों, उसने लिखा अपनी राइटिंग्स में मिहिर भोज के बारे में कि मिहिर भोज जो है वो अरबों का शत्रु है। क्यों? क्योंकि मिहिर भोज ने साथियों जो इस्लामिक इन्वेडर्स आए थे उनको मार मार के भगा दिया था, बहुत बुरी तरह से उनका प्रताड़ित करता थे मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 क्वेश्चन नंबर, अरब यात्रियों ने किन शासकों की तुलना विश्व के 4 शासकों से की है? अरब यात्रियों ने किन शासकों की तुलना विश्व के 4 शासकों से की है? राष्ट्रकूटों की, प्रतिहारों की, पालों की, या चोलों की?
किन शासकों की है, तो ज़रा बताइए। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, अरब यात्रियों ने किन शासकों की तुलना विश्व के 4 शासकों से की है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूटों की। तो राष्ट्रकूटों की अरब यात्रियों ने कहा है राष्ट्रकूटों के बारे में कि विश्व के 4 बड़े शासकों में से एक हैं ये। 4 शासकों से आएगा, यहाँ पर ने नहीं है, से आएगा। 4 शासकों से की है, तो अरबों ने किससे की है, राष्ट्रकूटों से की है। क्लियर। अब थोड़ा और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुस्तकें हैं, एक तरफ उनके राइटर्स हैं। तो सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट सीरीज मैक्स मुलर से, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्मिथ, ये वही स्मिथ है साथियों, विंसेंट आर्थर स्मिथ इनका पूरा नाम, वी ए स्मिथ बोल देते हैं। ठीक है, कहीं वी स्मिथ मिलेगा, कहीं वी ए स्मिथ मिलेगा आपको, तो इनका पूरा नाम है वो विंसेंट आर्थर स्मिथ है। ठीक है। नंबर 3 है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया मैकॉले, और नंबर 4 पे मुरुजुज जहाब अल मसूदी। तो बताइए जरा इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर है ए 1 2 3 4 है सिंपल साइज में। कौन सी बुक जो है बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, ये जो है इसकी राइटिंग नहीं मैकॉले की। ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर इसका। ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया मैकॉले की नहीं है, मैकॉले ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नहीं लिखी थी। तो ज़रा बताइए आज के लिए आपका सवाल, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के राइटर कौन है। आज के लिए आपका सवाल इसका, कल देखते कितने लोग सही सवाल दे पाते हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 55 है आपके सामने कि अभिलेखों का अध्ययन, 4 स्टेटमेंट है, इसमें से आपने बताना कि कौन सी सही है। ठीक है, तो है क्या कि अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। 1 2 प्राचीन तिथियों का अध्ययन पेलियोग्राफी कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप थे। इनमें से आपने असत्य कथन बताना है, इसका भी हम आपको कल कराएंगे। ठीक है, तो आज के हमारे साथ ये क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, हमारी पूरी सीरीज चल रही है ये एमसीक्यू की, एंशिएंट इंडिया से लेकर के फिर मीडिएवल इंडिया और उसके बाद फिर मॉडर्न इंडिया चलेगा एग्जाम तक। एमसीक्यू पीवाईक्यू सारा ही हम कराएंगे आप सभी को। तो ईमानदारी से लगे रहिए अपने काम के अंदर, टेंशन मत लीजिए, सब आराम से हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी देखिए साथियों क्या होता है कि अगर आप डीप स्टडी करते हैं ना, अच्छे से स्टडी करते हैं, तो आपकी नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, और जब नॉलेज बढ़ती है ना आदमी की, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी काम को हम करते हैं ना, तो वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, कब होते हैं, जब आपके डीप स्टडी करते हो तो आपको नॉलेज होती है, नॉलेज होती है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस होता है आपको, उसके बाद फिर आपका वहाँ से रिजल्ट अच्छे आते हैं। ठीक है, तो डीप स्टडी करिए साथियों, रिजल्ट अच्छे आएंगे। परिणाम क्या आएगा वो आगे छोड़ दीजिए, आपका काम है फिलहाल कर्म करना। तो कर्म अच्छे करते रहिए, रिजल्ट अच्छे तभी आएंगे, ऐसे नहीं खाली पीली कि कहने से आ जाएंगे, नहीं। अगर आप अच्छे कर्म करते हो, अच्छे काम करते हो, तो आपको सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, इधर उधर की बातों मत पड़िए। लास्ट मूवमेंट चल रही है, 6 महीने लगभग हो गए हैं। ठीक है, जनवरी से हमारा इसी क्या बोलते हैं फिर क्लासेज चल रही है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून आने जा रहा है। जून आ गया है, जून के मध्य में या जून के अंत तक संभावना है कि आपके एग्ज़ाम्स हो जाएं। ठीक है, तो जैसे ही आपके
क्या बोलते हैं एग्ज़ाम की संभावना डेट आती है, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्गफुली कीजिए। ठीक, बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब होंगे। देखिए सर, एग्ज़ाम कब होंगे वो ना आप बता सकते हो ना मैं बता सकता हूँ। जब होंगे वो एनटीए का काम है, वो अपनी नोटिफिकेशन कभी भी डाल सकता है, अपडेट कभी भी आ सकती है उसकी। उन्होंने जून के मध्य में कहा है, तो देखते हैं जून के फर्स्ट वीक में मेरे अनुमान है कि जून के फर्स्ट वीक में ही इसका नोटिफिकेशन या क्या बोलते हैं आपका अपडेट्स कोई ना कोई ज़रूर आएगी, एग्ज़ाम्स को लेकर के डेट्स आ जाएंगी। ठीक है, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता है, एनटी वाले ही बता सकते हैं साथियों। तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट साथियों। यहाँ तक का कोई सब चीज़ समझ में ना आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। और दूसरा ये कि ईमानदारी से सबने बताना है कि उस किस स्टूडेंट्स के कितने क्वेश्चंस में से कितने ठीक हुए हैं, ताकि मुझे पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, फिर उसी हिसाब से हम इसमें प्लस माइनस करें। ठीक, और इम्प्रूवमेंट भी करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच साथियों, आप सभी का क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक।